बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, कल हमने डिस्कस किया था डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उसमें दो कंपाउंड्स हमने डिस्कस किए थे। एक आपका था ऑक्साइड्स और एक आपका हाइड्रोक्साइड्स। ये आपके नोट्स में ना मैंने हेडिंग्स वगैरह बना के ना उस हवाले से, वो पिछले पुराने नोट्स में इस तरह हेडिंग नहीं थी, तो ये दोबारा मैंने इसको चेंज करके वो आपको कल सेंड किया था। आप वही वाला उसको डाउनलोड कर लें। तो ये कल हमने बात वैसे ये सारी होगी थी हमारी ऑक्साइड्स के हवाले से भी और हाइड्रोक्साइड्स के हवाले से। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक जी कार्बोनेट्स का। इसमें हम दो चीज़ें मेनली डिस्कस करते हैं जी, एक सॉल्युबिलिटी है और एक स्टेबिलिटी है। पहले आ जाता है सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। तो कार्बोनेट्स जो अल्कली मेटल्स के हैं वो सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं। कार्बोनेट्स में एक जनरल आप याद रख लें कि ये आपको वो साल्ट एनालिसिस आपका है ना प्रैक्टिकल, उसमें भी ये चीज़ काम आएगी कि सिर्फ अल्कली मेटल्स के ही कार्बोनेट्स हैं जो पानी में हल होते हैं, बाकी कोई भी कार्बोनेट पानी में हल नहीं होता, सारे इनसॉल्युबल होते हैं। अल्कली मेटल के कार्बोनेट से मुराद यही आपका सोडियम कार्बोनेट है, पोटेशियम कार्बोनेट है, जो आपका प्रैक्टिकल में साल्ट एनालिसिस में भी इस्तेमाल होता है। और तीसरा होता है अमोनियम कार्बोनेट, वो भी पानी में हल हो जाता है। उसके वैसे अल्कली मेटल्स के नीचे आपको पता है सीजियम भी आता है, रुबिडियम भी आता है, फ्रेंसियम वैसे ही अनस्टेबल है। और रुबिडियम और सीजियम के कार्बोनेट होते ज़रूर हैं, लेकिन हमारे पास लेबॉर्ट्री में वो टेस्ट के तौर पे नहीं होते। पर तो नीचे एक तो पॉइंट ये हो गया कि जितने भी आपके अल्कली मेटल के कार्बोनेट्स हैं ये सारे पानी में हल होते हैं, यानी सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे सिवाय लिथियम को छोड़ के, कि लिथियम कार्बोनेट पानी में हल नहीं होता। बाकी सारे अल्कली के मेटल के कार्बोनेट्स पानी में हल हो जाते हैं। अच्छा, वो हल तो सारे हो रहे हैं लेकिन उनकी सॉल्युबिलिटी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। मतलब सोडियम कार्बोनेट आपका है ना टॉप पे, वो सबसे ज्यादा है सॉल्युबल है। ये सोडियम आपका, इसमें लिथियम तो हो गया ना इनसॉल्युबल, सोडियम कार्बोनेट सॉल्युबल है, पोटेशियम है, रुबिडियम और सीजियम, ये चारों हैं हमारे पास जो सॉल्युबल है। लेकिन सॉल्युबिलिटी जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं वो कम होती जा रही है। यानी सोडियम कार्बोनेट सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है, पोटेशियम उससे थोड़ा कम है, रुबिडियम उससे कम है, सीजियम उससे कम है। ये अलग बात है कि सॉल्युबल ये तकरीबन सारे ही हैं, सॉल्युबल ये सारे ही। एंड वाला सीजियम कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी बाकी ऊपर वालों की निस्बत से सबसे कम है, लेकिन स्टिल ये भी अभी सॉल्युबल ही होता है। तो अच्छा, अगला पॉइंट है जी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल कार्बोनेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप, नीचे की तरफ डिक्रीज होती है। तो क्यों डिक्रीज होती है, उसकी रीजन क्या है? नंबर वन, इंक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। नंबर टू, इंक्रीज इन मेटेलिक करेक्टर। नंबर थ्री, इंक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये पॉइंट ऐसे ही है जैसे आपको लास्ट टाइम ना कल पिछले लेक्चर में एक में हमने बात की थी पेकुलर बिहेवियर लिथियम का डिस्कस हम कर रहे थे। तो उसमें हमने ये बात की थी कि ये जो लार्ज एनायंस होते हैं, अब ये कार्बोनेट की हम बात कर रहे हैं ना, तो लार्ज जो एनायंस होते हैं इनके साथ जो बड़े वाले कैटायन हैं उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती हैं, फोर्सेस कंपैटिबल होती हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से उनको फिर तोड़ना, अलग करना मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे साइज ज़रा छोटा हो तो फिर वो फोर्सेस ज़रा वीक हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखें ना, सोडियम कार्बोनेट पानी में हल हो रहा है। अब वो हल क्यों हो रहा है कि आपको पता है कैटायन का साइज बड़ा हो जाए तो फिर लेटेस्ट एनर्जी कम हो जाती है ना। लिथियम की लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा है, साइज छोटा है उसके कैटायन का तो लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा है। इस वजह से लिथियम कार्बोनेट जो है वो नहीं टूट रहा, पानी में हल नहीं हो रहा।
सोडियम की लेटेस्ट एनर्जी, उस साइज बड़ा हो गया, लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा हो गई, कम हो गई। पोटेशियम का साइज और बड़ा हो गया, इसकी लेटेस्ट एनर्जी और कम होनी चाहिए। तो नीचे वालों की लेटेस्ट एनर्जी कम होने का मतलब ये है कि उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जानी चाहिए, लेकिन सॉल्युबिलिटी बढ़ती नहीं है बल्कि उल्टा कम हो रही है। उसकी वजह क्या है कि एक तरफ तो साइज बड़ा हो रहा है जिसकी वजह से लेटेस्ट एनर्जी कम हो रही है, लेकिन साथ साथ दूसरी तरफ साइज बड़ा होने की वजह से वो बड़े एनायन और इस बड़े कैटायन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कह लें कंपैटिबल फोर्सेस है, वो भी तो मजबूत होती जा रही हैं ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वजह से, क्योंकि पोटेशियम सोडियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वजह से आपस में जो फोर्सेस अट्रैक्शन है वो भी स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं। तो ओवरऑल रिजल्ट ये निकलता है कि फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और लेटेस्ट एनर्जी जो है वो कम ज़रूर हो रही है, लेकिन वो इतना उस जो उसके फोर्सेस हैं उनको इतना कम नहीं कर पाती जितना कि उनके दरमियान जो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन मजबूत होती जा रही है। और रिजल्ट ये निकलता है ओवरऑल कि जो बड़े वाले यानी पोटेशियम या रुबिडियम वगैरह हैं उनकी सॉल्युबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही बढ़ने की वजह। तो ये पॉइंट जो हमने लास्ट टाइम लिथियम में बात वही यहाँ पे है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल कार्बोनेट डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। क्यों? एक तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है, दूसरा मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा हो रहा है मेटल्स का, तीसरा उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है ना कैटायन और एनायन के दरमियान वो भी इंक्रीज होती जा रही है। तो इस वजह से उनको फिर पानी के लिए तोड़ के अपने अंदर हल करना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, तो सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड में आपको याद होगा, उस ऑक्साइड में और हाइड्रोक्साइड तो छोटे हैं ना, ऑक्साइड ये देखो ऑक्साइड छोटा सा एनायन है ना, और हाइड्रोक्साइड OH वो भी छोटा ही है। तो जो छोटे एनायन है उनके केस में नीचे जा रहे हैं, लिथियम जो मेटल है उसका साइज बड़ा होता जा रहा है, लेटेस्ट एनर्जी कम हुई, हमने कहा ना साइज बड़ा हो रहा है, लेटेस्ट एनर्जी में कमी आ रही है जिसकी वजह से उनकी सॉल्युबिलिटी या बेसिसिटी बढ़ रही थी, नीचे जा रहे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही थी। लेकिन ये जो बड़े आपके एनायंस हैं कार्बोनेट जैसे हैं, इसी तरह आगे हम बात करेंगे कार्बोनेट के साथ है नाइट्रेट है, सल्फेट है, इन तीनों का यही सेम बात है। कार्बोनेट भी लार्ज एनायन है, उसके बाद नाइट्रेट आएगा वो भी लार्ज एनायन है, उसके बाद सल्फेट आएगा वो भी लार्ज एनायन है। तो ये जो लार्ज एनायंस हैं इनके केस में जैसे जैसे साइज बड़ा होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही होती हैं, जिसकी वजह से फिर ओवरऑल रिजल्ट ये निकलता है कि उनके दरमियान फोर्स स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उनकी सॉल्युबिलिटी ज़रा वीक हो जाती, पानी में फिर इतनी आसानी से हल नहीं होते। उसके बाद सेकंड पॉइंट है जी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब आप हाई टेम्परेचर दें तो वो डिकम्पोज होते हैं कि नहीं होते हैं। तो उसमें हमने बात अभी जो बात की ना लिथियम कार्बोनेट की, ये वाइल्ड कार्बोनेट है अल्कली मेटल का जो पानी में हल भी नहीं होता, नंबर 1। और नंबर 2 ये हीट को भी स्टेबल, हीट पे भी स्टेबल नहीं है। बाकी अल्कली मेटल के जो कार्बोनेट्स हैं वो स्टेबल हैं, वो कोई भी हीट देने से टूटता नहीं है, लेकिन लिथियम कार्बोनेट ये डिकम्पोज हो जाता है और लिथियम ऑक्साइड और CO2 गैस में बदल जाता है। यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका ऊपर बना भी हुआ है, यहाँ पे उसको भी दोबारा सॉल्व इसमें लिखा भी हुआ है स्टेबिलिटी में कि लिथियम कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है ना वो इज इन कन्वर्टिंग फ्रॉम लिथियम कार्बोनेट टू लिथियम ऑक्साइड इज कंसिडरेबल। ये आपकी जो बुक के जुमले हैं ये जो यहाँ लिखे हुए हैं कि लिथियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं ना तो लिथियम का साइज है छोटा, जो अभी हमने बात की लिथियम का साइज है छोटा, तो छोटा जो कैटायन है वो इतने बड़े एनायन को संभालना उसके लिए मुश्किल है। लेकिन अगर वो टूट जाए, वो टूट के ऑक्साइड में चला जाए तो 2 लिथियम के लिए एक ऑक्सीजन, एक ऑक्साइड को संभालना थोड़ा आसान है। तो मतलब जब एनायन का साइज ऑक्साइड यानी O का साइज छोटा हो गया, इधर CO3 कार्बोनेट बड़ा एनायन है, तो लिथियम साइज छोटा होने की वजह से इतनी ज्यादा उनके साथ वो कंपैटिबल फोर्सेस नहीं बन रही थी। लेकिन जब ऑक्सीजन का साइज बहुत यानी कार्बोनेट टूट के इधर इसीलिए आया कि जो सिर्फ एक ऑक्सीजन है उसको 2 लिथियम के साथ कंबाइन करें, तो इनकी आपस में जो कंपैटिबल फोर्सेस बन जाती हैं कि ऑक्साइड आयन का साइज छोटा, 2 लिथियम भी छोटे, तो छोटे छोटों का आपस में कंपैरिजन हो जाता है, फोर्सेस अट्रैक्शन मजबूत बन जाती हैं जिसकी वजह से वो स्टेबल भी है। तो लिथियम कार्बोनेट को जैसी हीट मिलती है वो भाग के ऑक्साइड में आ जाता है कि लिथियम ऑक्साइड में वो ज़्यादा स्टेबल है लिथियम कार्बोनेट की निस्बत से, तो इसलिए ये डिकम्पोज हो जाता है। यही उसने यानी लिखा लिथियम कार्बोनेट इज डिकम्पोज्ड ऑन हीटिंग बिकॉज द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन
कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो लिथियम और कार्बोनेट के दरमियान है और इधर लिथियम और ऑक्साइड के दरमियान है, इन कन्वर्टिंग फ्रॉम लिथियम कार्बोनेट टू लिथियम ऑक्साइड इज कंसिडरेबल। यानी वो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो लिथियम कार्बोनेट में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और लिथियम ऑक्साइड में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से वो बड़ी आसानी से उधर चला जाता है। लेकिन जो लार्ज कैटायन है जैसे पोटेशियम है, इन पोटेशियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट वो डिकम्पोज नहीं होते। तो कह रहा है वो क्यों नहीं होते, तो कहते तो गेन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज मच लेस एंड सो द कन्वर्जन इज मच डिफिकल्ट। मतलब इधर लिथियम की जगह पोटेशियम लगा दूं, K2CO3 लगा दूं, तो यहाँ पोटेशियम चूंकि बड़ा कैटायन है, बड़ा है, तो बड़ा कैटायन बड़े एनायन को बड़ी आसानी से संभाल सकता है, उसके साथ फोर्स अट्रैक्शन बड़ी कंसिडरेबल होती हैं, वो मजबूत भी है और वो आसानी से उसको मजबूती के साथ जोड़ सकता है। लेकिन अगर उसको हम तोड़ने की कोशिश करें तो अगर वो टूटता है तो टूट के उसने जाना किसमें, K2O में जाना है। तो K2O तो वैसे ही हम आपको याद होगा हमने बात की थी पोटेशियम के हवाले से, इधर ये लिखा हुआ है कि पोटेशियम तो वैसे ही नॉर्मल ऑक्साइड बनाता नहीं, वो तो सुपर ऑक्साइड बनाता है। उसकी इतनी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है कि 2 ऑक्सीजन को वो अपने साथ जोड़ के रख लेता है और बहुत ज़्यादा स्टेबल है, यानी इतनी ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है। तो इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वाला फिर जो एक ऑक्सीजन को कैसे संभालेगा, यानी एक ऑक्सीजन के साथ उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेज नहीं बनेंगी ना जैसे लिथियम की बनी पड़ी है, इस तरह K2O तो स्टेबल नहीं है। तो फिर इसी वजह से जो पोटेशियम कार्बोनेट है वो कभी भी टूट के इस तरफ नहीं आता। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका ऊपर बना हुआ है जी, तो उसमें उसके बाद है जी सोडियम कार्बोनेट। ये आपकी बुक में नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा था सोडियम कार्बोनेट के बारे में था कि सोडियम कार्बोनेट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल होता है, जो मुख्तलिफ एक तो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में भी हम इसको यूज़ करते हैं, दूसरा ये खुद भी काफ़ी सारे लेबॉर्ट्रीज वगैरह में यूज़ होता है। इसका वाशिंग सोडा इसका एक नाम है जिसमें सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 वाटर, यानी सोडियम Na2CO3 तो होता है ना, इसको बोलते हैं ना एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब पानी के बगैर, सिर्फ Na2CO3 है पानी के बगैर, एनहाइड्रस। और जब ये हाइड्रेटेड होता है यानी पानी के साथ होता है ना, जैसे ये Na2CO3.10 वाटर लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं ना हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, यानी पानी साथ मौजूद है। और उसको ये 10 जो वाटर है इसको एक और नाम भी आप देते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कि जब सोडियम कार्बोनेट की आप पानी में हल करें और फिर इसकी जब क्रिस्टल्स बनाएं तो क्रिस्टलाइजेशन के दौरान ये 10 वाटर के मालिक्यूल जो हैं इसके साथ जुड़ जाते हैं, क्रिस्टल्स के अंदर ही ट्रैप हो जाते हैं। तो फिर इसको नाम देते हैं जो सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 वाटर है, इसको नाम देते हैं वाशिंग सोडा का, कि वाशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 वाटर क्रिस्टलाइजेस बिलो 35.2 डिग्री सी। ये एमसीक्यू में भी टेम्परेचर आपने याद रखना है कि 35.2 डिग्री सी से अगर आप नीचे नीचे टेम्परेचर पे मौजूद हैं और फिर इसको ठंडा करते हैं तो जो सोडियम कार्बोनेट जब क्रिस्टल्स बनाता है तो वो डॉट 10 वाटर के साथ बनाता है, यानी वाशिंग सोडा की क्रिस्टल्स बनती हैं। लेकिन अगर आप इस 5.2 डिग्री सी टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे खड़े हैं और फिर सोडियम कार्बोनेट की क्रिस्टल बनाएं तो फिर वो जो क्रिस्टलाइजेशन आएगी वो सोडियम कार्बोनेट की वो डॉट 1 वाटर है, सिर्फ एक वाटर के साथ आती है। इसके अलावा भी अगर सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 वाटर को वाशिंग सोडा को अगर आप वैसे ही आप हवा में थोड़ी देर के रख दें सॉलिड को तो आहिस्ता आहिस्ता वाटर लूज करता रहता है और फिर वो वाइट पाउडर सोडियम कार्बोनेट डॉट 1 वाटर में बदल जाते हैं। यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन तो कोई नहीं, लेकिन एमसीक्यू के हवाले से ये पॉइंट वाशिंग सोडा का क्या फार्मूला है और किस टेम्परेचर के नीचे ये क्रिस्टल बनती हैं और किस टेम्परेचर से ऊपर जो है वो तो कौन सी क्रिस्टल बनती है, या इसी तरह सोडियम 10 वाटर जो है वो हवा में रख दें तो किस में बदल जाता है, ये एमसीक्यू के हवाले से आपने याद है। उसके बाद अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपकी एक्सरसाइज में भी है मैं ये सवाल ना, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कि जब सोडियम कार्बोनेट को पानी में हल करते हैं ना तो वो जो सोल्यूशन होता है ना वो बेसिक सोल्यूशन होता है। मतलब अगर आप पीएच पेपर लेके उसकी पीएच चेक करें तो आपको पता है जब अगर पीएच पेपर से पीएच चेक की जाए तो अगर वो बेस हो तो उसकी पीएच 7 से ग्रेटर आती है, 7 से 14 के दरमियान आती है।
और अगर वो एसिड हो तो उसकी पीएच जो है वो 7 से नीचे कम कम में आती है। तो 7 से ग्रेटर हो तो बेसिक, नीचे हो तो एसिडिक। अब वो कह रहा है अल्कलाइन सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या है कि इसकी जब आप सोडियम कार्बोनेट को पानी में हल करते हैं और उसकी पीएच को चेक करें तो वो 7 से ग्रेटर आती है, नंबर 1। नंबर 2, एक और पॉइंट आपने पढ़ा होगा मैट्रिक में ना, लिटमस पेपर होता है, एक रेड कलर का होता है, एक ब्लू कलर का होता है। तो जो एस बेस होती है ना, उसमें अगर रेड लिटमस पेपर लेके जाएं तो उसको वो ब्लू में बदल देती है, और जो एसिड होता है उसमें अगर ब्लू लिटमस पेपर को लेके जाएं तो उसको रेड में बदल देता है। तो यानी जो लिटमस पेपर है वो हमें बताता है एसिड या बेसिक, एसिड सोल्यूशन है या बेसिक सोल्यूशन है। लेकिन पीएच पेपर तो हमें ये भी बता देता है ना, एसिड बेस तो बताता ही है, लेकिन ये भी बता देता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। जैसे पीएच 7 से ऊपर होगी तो बेस हो गया ना, लेकिन अगर 8-9 है तो हम कहेंगे ये वीक बेस है, और अगर इससे भी ऊपर चली जाए तो फिर उसे हम कहते हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं उसकी वजह क्या है, बेसिक वजह, यहाँ एक वर्ड लिखा होगा हाइड्रोलिसिस का ना, ये पहली लाइन में, aqueous solution sodium carbonate is alkaline nature because of hydrolysis of sodium carbonate into strong base and weak acid। ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसको पानी के साथ इंटरेक्ट किया, रिएक्शन किया, तो हाइड्रोलिसिस होने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड बन गया। हाइड्रोलिसिस वाला पॉइंट जो है ना, ये शायद मैं फर्स्ट ईयर में हमने चैप्टर 9 पता नहीं पढ़ा था आपको कि नहीं पढ़ाया था, ये मुझे याद नहीं है। उसमें ना चैप्टर नंबर 9 में ये पॉइंट लिखा हुआ था, हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस ना दो प्रोसेस होते हैं। हाइड्रेशन हम उसे कहते हैं जिसमें वाटर के मालिक्यूल ना टूटता नहीं है, वाटर H2O ही रहता है, H प्लस आयन और OH माइनस आयन में बदलता नहीं है। जैसे आप NaCl को पानी में हल करेंगे ना, तो हम यही कहते हैं ना कि सोडियम को भी पानी के मालिक्यूल घेर लेते हैं, क्लोराइड आयन को भी पानी के मालिक्यूल घेर लेते हैं, और इस तरह घेरते हैं कि सोडियम के गिर्द जो है वो, सोडियम पे प्लस चार्ज है ना, तो उसके गिर्द नेगेटिव चार्ज वाली ऑक्सीजन चारों तरफ आ जाती है, और जो क्लोराइड है वो नेगेटिव आयन है तो उसके गिर्द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाली हाइड्रोजन जो वाटर की है वो आ जाती है। लेकिन वाटर का मॉलिक्यूल टूटता नहीं है, सिर्फ उन आयंस को अपने अंदर हल कर लेता है। हाइड्रोलिसिस वो प्रोसेस है जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल टूट जाते हैं, H प्लस आयन अलग हो जाते हैं और OH माइनस आयन वाटर के अलग हो जाते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है, जो H प्लस आयन अलग हुए हैं वो CO3 के साथ मिलके H2CO3 बना देते हैं जो कि वीक एसिड है, और जो OH माइनस आयन अलग हुए हैं वो Na सोडियम के साथ मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। तो एक ही सोल्यूशन में अगर स्ट्रॉन्ग बेस हो और वीक एसिड हो तो आप कहेंगे, मैं पूछूं ओवरऑल क्या है, तो आप कहेंगे सर ओवरऑल यही होगा कि जो कोई बेस स्ट्रॉन्ग है तो सोल्यूशन फिर बेसिक आएगा, अल्कलाइन आएगा, तो उसकी पीएच भी 7 से ग्रेटर आएगी, और रेड लिटमस पेपर अगर लेके आएंगे तो उसको भी वो ब्लू कर देगा। तो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं कि वाई अल्कलाइन सोल्यूशन, सोडियम कार्बोनेट का एक्वा सोल्यूशन इज अल्कलाइन इन नेचर क्यों है, या उसकी पीएच 7 से ग्रेटर क्यों है, या वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू क्यों कर देता है, इन सारों का आंसर यही आपका बनेगा। उसके बाद है कार्बोनेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसकी सॉल्युबिलिटी सेम उसी पैटर्न पे जिस तरह आपने अल्कली मेटल की बात की। हाँ, सिर्फ ये है कि ये सारे के सारे अल्कली मेटल जो है ना वो पानी में बहुत कम हल होते हैं या नहीं हल होते। ठीक, पानी में इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम में ना होने के बराबर, या यही समझे कि बिल्कुल ना होने के बराबर होती, नहीं होते हाल ये। तो बार जो स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं तो वो जो सॉल्युबिलिटी है वो वैसे भी नीचे की डाउन द ग्रुप जाए तो डिक्रीज होती है, जैसे हमने अल्कली मेटल की बात की, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है और जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती हैं तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। ये अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों की सॉल्युबिलिटी का जो ट्रेंड है वो सेम है और रीजंस भी सेम है जी। ये 3 पॉइंट इधर भी हैं और यही 3 पॉइंट इधर भी हैं, वो सेम है सर। उसके बाद है जी स्टेबिलिटी की बात आ गई। अब स्टेबिलिटी में ये पॉइंट है कि वो अल्कली मेटल तो हमने कहा था सिर्फ लिथियम कार्बोनेट टूटा था, बाकी कोई भी डिकम्पोज नहीं होता, लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल के सारे कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाते हैं, और ये जैसे नीचे लिखा हुआ डिकम्पोजिशन हीट करें तो डिकम्पोज हो रहा है का मेटल, यानी उसी तरह जिस तरह लिथियम कार्बोनेट टूटा तो लिथियम ऑक्साइड और CO2 थी, तो कैल्शियम कार्बोनेट टूटा तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में बदल गया।
अब ये जो इसमें, अब ये पॉइंट आपका उधर तो नहीं बात की क्योंकि उधर वो सारे सॉल्युबल थे सिवाय लिथियम का, स्टेबिलिटी उसकी हम इस बात इसलिए नहीं की कि लिथियम कार्बोनेट ही सिर्फ टूटता था, बाकी कोई टूटते ही नहीं थे। लेकिन यहाँ पे आपके पास इस केस में जो अल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट है ये सारे के सारे डिकम्पोज हो रहे होते हैं, तो इस वजह से फिर हमें यहाँ बताना पड़ता है कि डिकम्पोजिशन की जो ईज है, ईज ऑफ डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोज होने की जो इनकी पावर है, एबिलिटी है, उसका क्या ट्रेंड है कि वो डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, नीचे जाए तो कम हो रही है। वजह वही है जो ऊपर हमने बात कर ली है ना कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है, मेटेलिक करेक्टर ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस अट्रैक्शन लार्ज कैटायन की और लार्ज एनायन की वो ज्यादा होती जा रही हैं। और हालांकि लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज इन लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज जरूर हो रही है, लेकिन वो जो इंक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस अट्रैक्शन है ना ऊपर वाली, उसकी वजह से वही डोमिनेट करती हैं और वही यानी हावी हो जाती हैं इस पॉइंट के ऊपर, डिक्रीज इन लेटेस्ट एनर्जी के ऊपर, और रिजल्ट यही निकलता है कि नीचे जा रहे हैं तो डिकम्पोज होने की पावर कम होती जा रही। और डिक्रीज इन स्टेबिलिटी और रिजल्टिंग ऑक्साइड, जो रिजल्टिंग ऑक्साइड है जैसे ये कैल्शियम ऑक्साइड बना हुआ है, तो चूंकि इधर वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के साथ मौजूद है, ये ज्यादा स्टेबल है, तो फिर इधर वो आने की कोशिश नहीं करता, यानी इस तरह मूव करने की उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है। ऑक्साइड बनेगा तो कम स्टेबल हो जाएगी, इस वजह से वो बड़ी आसानी से इस तरह मूव नहीं करते जो नीचे वाले मेंबर होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है जी लास्ट पॉइंट इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है इसका, यहाँ पे भी है, इसी चैप्टर का आखिरी टॉपिक है जिप्सम, तो उसके अंदर भी ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, वहाँ तो इसके यूजेस भी आते हैं। यहाँ सिर्फ उसने सिर्फ एक पॉइंट लिखा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आपने सुना भी हुआ ना, जो हड्डियां वगैरह जोड़ने के लिए वो प्लास्टर सा कर देते होते हैं व्हाइट कलर का, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना। या जैसे अक्सर सफेदी वगैरह करनी हो ना, तो उससे पहले जो छोटे छोटे गड़े गुड़े होते हैं, तो उनके अंदर भी वो व्हाइट सा एक सीमेंट सा बना के, तो वो पहले उसको बंद कर देते हैं और फिर उसके ऊपर सफेदी करते। इसी तरह ये लकड़ी वगैरह में भी इस तरह को सुराख हो तो उसको भी पहले बंद करके फिर उसके ऊपर पेंट वगैरह करते, उसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हाइट कलर। वो असल में होता क्या है, वो कैल्शियम सल्फेट होता है जो कि जिप्सम की शक्ल में पाया जाता है नेचर में ना, कैल्शियम सल्फेट डॉट टू वाटर, इस शक्ल में ये नेचर में पाया जाता है। तो अगर हम इस जिप्सम को लें और लेके इसको 100 डिग्री सी से ऊपर तक हीट करें, तो इसमें से अब ये ना 3 वाटर क्वार्टर ऑफ वाटर निकल जाते हैं, 3 पानी के मालिक्यूल इसमें से निकल जाते हैं, और जो प्रोडक्ट हमें पीछे बचती है मिलती है उसको नाम देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जैसे यहाँ देखें ना, ये कैल्शियम सल्फेट डॉट टू वाटर है, लेकिन 2 मालिक्यूल होंगे तो फिर 2 कैल्शियम सल्फेट हो गए, और वाटर कितने हो गए 4, 2 तो यहाँ थे और 2 ये बाहर मल्टीप्लाई होके 4 हो गए, तो 2 कैल्शियम सल्फेट और 4 वाटर के मालिक्यूल हो गए। 4 वाटर में से 3 वाटर निकल गए, 3 उसने कहा ना 3 क्वार्टर ऑफ वाटर लूज हो गए, 3 वाटर निकल गए, पीछे 1 वाटर रह गया, तो 2 कैल्शियम सल्फेट 2 CSO4 और डॉट 1 वाटर और 1 वाटर का मालिक्यूल रह गया। तो ये जो फार्मूला बना इसको नाम देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। उसके बाद है जी नाइट्रेट्स, आपके अल्कली मेटल्स के नाइट्रेट सारे ही, चाहे अल्कली मेटल है चाहे अल्कलाइन अर्थ मेटल है, सारे नाइट्रेट्स पानी में हल हो जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं, इस वजह से हम उसकी कोई ट्रेंड की बात नहीं करते सॉल्युबिलिटी की। अगर की जाए तो बात वही होगी जो हमने यहाँ अल्कली मेटल की थी कि सॉल्युबिलिटी कार्बोनेट की नीचे जाए तो कम होगी, तो इसी तरह सॉल्युबिलिटी नाइट्रेट के भी नीचे जाए कम होती है, सॉल्युबिलिटी सल्फेट की लें तो वो भी नीचे जाए तो कम होती है। लेकिन हम वो बात इसलिए नहीं कर रहे कि ये नाइट्रेट्स में, क्योंकि सारे नाइट्रेट्स पानी में हल हो जाते हैं, दुनिया जान के जितने नाइट्रेट्स हैं। तो अल्कली में हम तो यहाँ सिर्फ अल्कली और अल्कलाइन की बात कर रहे हैं, तो इनके नाइट्रेट्स भी पानी में हल हो जाते हैं। तो पहली बात सॉल्युबिलिटी आ गई कि सारे पानी में हल हैं। दूसरी बात स्टेबिलिटी आ गई, स्टेबिलिटी में हम कहते हैं कि सिर्फ लिथियम नाइट्रेट है जो ये लिखा नीचे वाला रिएक्शन कि लिथियम नाइट्रेट को हीट करें तो वो टूटता है लिथियम ऑक्साइड में, NO2 में और O2 में। वजह वही आ गई, डिकम्पोज होने की जो एबिलिटी थी वो नीचे जाए तो क्या हो रही है, कम हो रही है। कि लिथियम नाइट्रेट तो टूट रहा है पूरे का पूरा, वजह ऑक्साइड तक चला गया, लेकिन जो उससे नीचे सोडियम या पोटेशियम वगैरह वो जब डिकम्पोज होते हैं तो वो मुकम्मल तौर पर डिकम्पोज नहीं होते, बल्कि थोड़े से डिकम्पोज हुए हैं। ये नहीं देखा ना, सिर्फ O2 उसमें से निकला, बाकी NaNO2 नाइट्रेट था पहले, अब नाइट्राइट बन गया।
तो सोडियम नाइट्रेट को हीट करें तो सोडियम नाइट्राइट में बदल जाता है, इससे ज़्यादा वो डिकम्पोज नहीं होते। लेकिन लिथियम नाइट्रेट को हीट करें तो वो ऑक्साइड NO2 और O2 यानी मुकम्मल उसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है। तो इसमें भी आपका ये पॉइंट हो सकता है कि नीचे की तरफ जाएं तो इसकी जो डिकम्पोजिशन है वो क्या हो रही है। तो यही जो ट्रेंड आपने यहाँ लिखा हुआ है कि डिकम्पोजिशन नीचे की तरफ जाएं तो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो वही बात यहाँ पे आ जाती है, रीजंस भी वही आएंगे। उसके बाद है नाइट्रेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये भी सारे सॉल्युबिलिटी में, ये सारे सॉल्युबल हैं। स्टेबिलिटी की बात करें तो इनकी भी सही स्टेबिलिटी नहीं, सारों के सारे डिकम्पोज होते हैं और डिकम्पोजिशन उनकी यही है, ऑक्साइड NO2 और O2 में बदलते हैं। और अगर इसका ट्रेंड की बात करें, डिकम्पोजिशन का ट्रेंड, तो वो यही है जो यहाँ पे लिखा कि डिकम्पोजिशन जो डाउन द ग्रुप जाए तो डिक्रीज होती है। और रीजंस भी यही हैं जो कार्बोनेट में बात की वही यहाँ पे आ जाती है। यहाँ मैंने इसलिए बात नहीं की, आपकी बुक में उन्होंने ट्रेंड की कोई बात नहीं की, इसलिए मैंने यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन में स्किप कर दिए। आप चाहें तो यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है जी सल्फेट्स। सल्फेट्स अल्कली मेटल के सारे पानी में सॉल्युबल होते हैं और इस वजह से हम उसके सॉल्युबिलिटी का आर्डर की भी बात नहीं करते। अगर करें तो फिर वही बात है, नीचे जाएं तो सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, जैसे कार्बोनेट की बात की थी। उसके बाद है सल्फेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उनके पानी में जाएं तो सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। और उसका ये होता है कि जो आपका बेरिलियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, पहले दो शुरू वाले हैं ना, ये शुरू वाले बेरिलियम और मैग्नीशियम सल्फेट, ये पानी में हल ही नहीं होते, ठीक है। और उसके बाद कैल्शियम स्टाशियम, कैल्शियम सल्फेट है, स्टाशियम सल्फेट है या बेरियम सल्फेट है, ये पानी में बल्कि कैल्शियम स्टाशियम तो बिल्कुल ही फेल, हल्के से हल होते हैं। बेरियम सल्फेट शायद थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन वो फिर भी पानी में हल नहीं होते। लेकिन बेरिलियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट आर फेयरली सॉल्युबल, सॉरी बेरिलियम और मैग्नीशियम पानी में हल हो जाते हैं। उसके नीचे जो कैल्शियम सल्फेट है वो थोड़ा सा हल होता है। और स्टाशियम और बेरियम तो बिल्कुल पानी में हल नहीं होते, यानी नीचे जाएं, नीचे जा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी कम होती जा रही है ना, सॉरी उसकी कम होनी, डिक्रीज होनी। तो फिर ऊपर वाले थोड़े ज़्यादा सॉल्युबल हैं, बेरिलियम मैग्नीशियम, ये पानी में हल सॉल्युबल हो जाते हैं काफ़ी हद तक। कैल्शियम जो है वो स्लाइटली सॉल्युबल है और स्टाशियम और बेरियम तो बिल्कुल ही पानी में हल नहीं होते। और ये सॉल्युबिलिटी इनकी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, और उसकी रीज़न वही है जो हमने ऊपर बात की कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन जो वो भी इंक्रीज है। तो आप अब ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड को इकट्ठा आप रख सकते हैं, उनका ट्रेंड बेसिसिटी का, सॉल्युबिलिटी का एक ही है, फैक्टर भी एक ही है। और कार्बोनेट, नाइट्रेट और सल्फेट, इनको आप इकट्ठा रख सकते हैं, इनका सॉल्युबिलिटी का और डिकम्पोजिशन का ट्रेंड जो है वो सेम है, रीजंस भी सेम है। अब इसमें थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन आपकी जो एक्सरसाइज के हैं वो हम देख लेते हैं। ये आपका एक्सरसाइज में से एक MCQ ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फेट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। पानी में कौन सा सल्फेट हल नहीं होता। सोडियम सल्फेट हमने अभी पढ़ा, अल्कली मेटल के तो सारे हल होते हैं, तो सोडियम सल्फेट भी हल, पोटेशियम सल्फेट भी हल। अच्छा, अब जिंक सल्फेट और बेरियम, जिंक सल्फेट ट्रांजिशन मेटल का सल्फेट होता है, ये भी पानी में हल हो जाता है। बेरियम सल्फेट का भी आपने बात की, दूसरे ग्रुप का आखिरी मेंबर है जो पानी में हल नहीं होता। तो इसमें आंसर हमारा ये डी बन जाता है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में आपके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन जो है ना वो मैं वो करवा देता हूँ। हमारे आज के टॉपिक्स में से ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड तो हमने कल कर लिए थे। यहाँ से आपके कार्बोनेट स्टार्ट होते हैं और इसमें आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट सवाल अभी जो मैंने हमने एक्सप्लेन किया कि लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है, पोटेशियम कार्बोनेट नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है, पास पेपर के हवाले से आपने ज़रूर करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो अभी किया, एक्व सोल्यूशन सोडियम कार्बोनेट का अल्कलाइन इन नेचर है, राइट द इक्वेशन ऐसे पूछ लें, या वाई एक्व सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट हैज pH ग्रेटर देन 7 पूछ लें, या वाई एक्व सोल्यूशन सोडियम कार्बोनेट टर्न्स द रेड लिटमस पेपर ब्लू, ये पूछ लें। आंसर आपका एक ही है और ये एक्सरसाइज का सवाल है, ये आपने ज़रूर करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में आता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन लिथियम कार्बोनेट को हीट करें तो क्या होता है, कि लिथियम कार्बोनेट की हीट करें तो लिथियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। लिथियम हाइड्रोक्साइड को हीट करें तो वो डिकम्पोज होकर लिथियम ऑक्साइड और वाटर में बदल जाता है।
लिथियम हाइड्राइड को पानी के साथ ट्रीट करें तो ये पिछले टॉपिक हमने पढ़ा था कि लिथियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। और बेरिलियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये भी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि बेरिलियम एम्फोटेरिक in नेचर है, तो बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस बना देती है। उसके बाद आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है वो बस शॉर्ट क्वेश्चन कोई नहीं, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में ये एक्सरसाइज में आपके सर एक्सरसाइज की सवाल है। जी जी सर आज मैं और तेरा प्लस, अच्छा बात खत्म हो गई। अच्छा मैं समझो मेरे जहन में नहीं था, आधा घंटे क्लास तो बाकी खत्म होनी चाहिए। चलें ठीक हो गया, बस ये लास्ट पॉइंट मेरा ये कि ऑक्साइड्स के ना ये सारे एंड पे ये टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज लिखा हुआ है, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे एक्सरसाइज में लिखे भी हुए हैं, तो ये आपने ज़रूर करने हैं पास पेपर के हवाले से। चाहे इतने ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कम ही ये लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ज़रूर आपने तैयार कर लें।